आज हम देखेंगे व्यंजन के बारे में। इससे पहले हम स्वर देख चुके हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं। व्यंजन व्यंजन कहते किसे हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विवर तथा स्वर यंत्र से बाधित होती हुई बाहर निकलती है उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब जो वर्ण है उनका उच्चारण जब करते हैं तो जो वायु है वो मुख विवर से और स्वर यंत्र से बाधित होती हुई बाहर निकलती है, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं व्यंजन। और जिनकी बिना बाधा के निकलती वायु, तो वो वर्ण क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। आपने समझ लिया है। ये कुल कितने होते हैं? तो व्यंजन, शुद्ध व्यंजन होते हैं 33 और स्वर अपने जाने थे 11। आगे देखते हैं अब इनको बांटा कैसे है। तो इनको 5 वर्गों में, फिर अंतस्थ, ऊष्म और वर्गों के 5 वर्ग के अंतिम 5 वर्ण वो कहलाते हैं नासिक्य। ठीक है, अब इनको एक बार देखते हैं। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। फिर च वर्ग में च, छ, ज, ज और ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ और र्ण। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। फिर प वर्ग, इसमें प, फ, ब, भ, म। ये तो हो गए 5 वर्ग, जिनको क, च, ट, त, प वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और इनके अंतिम वर्ण हो गए नासिक्य। अब क से म तक जो वर्ण है इनको वर्गीय व्यंजन तो कहते हैं। दूसरा नाम इनका है स्पर्शी व्यंजन। दूसरा नाम क्या है इनका? स्पर्शी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन भी है। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। तो ये 4 है, य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4, य, र, ल, व। फिर इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में श, श, स और ह, मतलब तीनों स और ह ये आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इससे। अब है ड़ और ढ। इनको द्विगुण, उच्छिप्त, ताड़नजात और द्विस्पर्शी। 4 नाम इनके चारों याद रखने। द्विगुण, उच्छिप्त भी कहते हैं, ताड़नजात भी कहते हैं और द्विस्पर्शी कहते हैं। कौन से? ड़, ढ। कौन से? जो नीचे, जिसके नीचे बिंदी है। इसके बाद है वर्गीय व्यंजन। ड़ और ढ जिसमें बिंदी नहीं है का प्रयोग शब्द के शुरू में किया जाता है। मतलब इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ हो सकता है। और ये द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन है, इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है, बीच में या अंत में आ सकते हो। इसके बाद आगे द्विगुण ड़, ढ व्यंजनों का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में आता है। आगे कुछ परिस्थितियों में वर्गीय व्यंजन, कौन से? ये ढ बिना बिंदी वाले, का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में किया जाता है। प्रारंभ तो होता ही है, पर कुछ परिस्थिति ऐसी है जब इनका प्रयोग बीच में और अंत में किया जाता है। कैसे? जैसे अंग्रेजी शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द में आप रोड लिख रहे हो, ये अंग्रेजी शब्द का है। अंग्रेजी शब्द है, रेडियम लिख रहे हो, राडार लिख रहे हो, तो इनमें बीच में भी आ जाएगा और अंत में भी आएगा। जैसे बीच में आ गया यहाँ पे और ये अंत में भी आ गया। और इसके अलावा यदि इन वर्गों के तुरंत पहले इनके ही वर्ग का 5वां वर्ण आए तब भी इनका प्रयोग बीच में या फिर अंत में होता है। जैसे अंडा, झंडा, इस प्रकार जो शब्द है इनमें। आगे अब अंग्रेजी शब्दों में, जैसे आप जो आपने देखा वही अंग्रेजी शब्द में रोड, रेडियम, राडार ये देख लिया आपने। यदि इन वर्णों के तुरंत पहले उपसर्ग आए, कब? दूसरी शर्त कौन सी? अगर इनसे पहले उपसर्ग आ रहा है, जैसे डर है, डर से नी जुड़ गया आगे उपसर्ग और निडर बन गया। सुडोल, तो सु उपसर्ग हो गया, तब भी इनका प्रयोग होता है। द्वित वर्णों में, जैसे द्वित वर्ण मतलब 2 समान वर्णों से मिला हुआ शब्द, द्वित वर्ण, अड्डा, खड्डा, लड्डू, कबड्डी, ये सब। यदि इन वर्णों के तुरंत पहले ही इनके ही वर्ग का 5वां वर्ण आए, ये भी हमने देख लिया। तो आगे देखते हैं अब। इसके बाद है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन से? जो आपने पढ़े क से लेकर म तक, जिनके उच्चारण में होठ, तालु तथा जीभ का स्पर्श होता है, इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क से लेकर म तक के होते हैं। इसके बाद है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये स्पर्शी व्यंजन है। अगला है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? 4 होते हैं, च, छ, ज और ज, ये चारों, ये स्पर्श संघर्षी है। इसके बाद आता है उच्छिप्त, ताड़नजात, द्विगुण और द्विस्पर्शी, ये 2 ही हैं, ड़ और ढ। इसके बाद है अनुनासिक और नासिक्य। ये आपने देखा, ये 5 वर्ग के अंतिम वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण मतलब 5वां वर्ण। कुल टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन से? अंग, इ, ण, न और म। ये इसे आगे देखते हैं अब। फिर है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। तो ये एक ही है, कौन सा है? र। इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इसके बाद है अर्धस्वर। अर्धस्वर में 2 व्यंजन आते हैं, कौन से? य और व, इनको अर्धस्वर कहते हैं। तो अर्धस्वर किसे कहते हैं? य और व को अर्धस्वर कहते हैं। और दूसरा नाम क्या है इसका? तो दूसरा नाम है इसका ईषद स्पर्शी व्यंजन। फिर अगला है पार्श्विक व्यंजन। इसमें आता है ल। लुंठित में र आ जाएगा और पार्श्विक व्यंजन में आ जाएगा ल। इसके बाद है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। 2 नाम है, संघर्षी या फिर ऊष्म,
है ना। तो ये कौन से हैं, तो तीनों तो श हो गए और ह, संघर्षी या उष्ण व्यंजन में तीनों श और ह। आगे है अब है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। मतलब वैसे तो उच्चारण इनका बिना स्वर के होता ही नहीं है, पर अगर स्वर के साथ इनको बोलेंगे तो इनका स्थान कौन सा होगा अपने। तो पहला है, अब इन नौ को देख लेते हैं। नौ स्थान दे रखे हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अनुनासिक, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। इस क्रम में आपको याद रख लेना है। फिर आपको वर्ग और कौन से स्वर और कौन से व्यंजन आ रहे हैं। जैसे अब कंठ है तो कंठ में क वर्ग पूरा आ जाएगा, इसके बाद अ दोनों स्वर आ जाएंगे, ह आएगा उसमें और विसर्ग ध्वनि भी इसमें आएगी। किसमें, कंठ में, मतलब उच्चारण स्थान का कंठ हो जाएगा। फिर है तालु, तालु में च वर्ग आ जाएगा, ई आ जाएगा और य और श भी आता है। मूर्धा है, मूर्धा में ट वर्ग आ जाएगा, री आ जाएगा स्वर और र और श ये भी आएंगे। दंत है तो दंत में त वर्ग आ जाएगा और स और ल भी आता है। ओष्ठ है, ओष्ठ में प वर्ग पूरा आएगा और स्वर कौन से आएंगे, तो उ और बड़ा उ, छोटा और बड़ा उ। इसके बाद है अनुनासिक या नासिक। तो ये पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण जानते हैं अपने, वो पांचों कौन से हैं, अंग, इय, ण, म, न और अम, ये मतलब अयोगवा वाला। इसके बाद है कंठ तालु, कंठ तालु में ए आई आएगा, कंठोष्ठ में आ जाएगा ओ और औ। इसके बाद है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में आ जाएगा व और फ। इसके अलावा है वर्षित ध्वनि, किसको कहते हैं, तो वर्षित ध्वनि में ये वर्ण आते हैं ल, स, न, ज और र। ठीक है, पर ये अगर सब आते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको ल को देनी है, ल को सबसे पहले प्राथमिकता है कि ल कौन सी वर्षित ध्वनि है। ठीक है, इसके बाद दो ध्वनियां और है, कांकल्य ध्वनि जिसमें ह आता है और विसर्ग आता है। कांकल्य ध्वनि पूछे तो ह और विसर्ग। अब और ग्रहित व्यंजन है 5, क, ख, ग, ज, फ। ये किसके अनुसार है, तो शिव प्रसाद सितारे ने माना है इनको। किसने माना है, शिव प्रसाद सितारे ने, क, ख, ग, ज और फ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जैसे कुछ वर्णों का आप स्थान डबल डबल बताया तो उनके थोड़ा क्लियर करने के लिए कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखेंगे प्रश्न ड, ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, स्थान है। अब इसमें अनुनासिक भी है, कंठ भी, अपने दोनों जानते हैं, पर अब दोनों ऑप्शन आते हैं, प्राथमिकता किसको देनी है, तो अनुनासिक को पहले प्राथमिकता देनी है ड में और कंठ फिर दूसरी प्राथमिकता। अगर ये नहीं होता है तो ये करना है। अगला प्रश्न है न, न का उच्चारण स्थान है तो अनुनासिक प्रथम प्राथमिकता देनी है, द्वितीय वत्स को देनी है और तृतीय में देनी है दंत को। ठीक है, ये वो तो तीसरा करना है। फिर अगला है वर्ष ध्वनि है, ल है या स है, तो जैसे मैं आपको बताइए प्राथमिकता ल को देनी है, अगर ल नहीं है तो द्वितीय पे इस पे जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है ह का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कांकल्य भी बताया था मैंने और कंठ भी बताया था, तो कांकल्य प्राथमिकता कांकल्य को देनी है, वो नहीं होता है तो फिर कंठ पे जाना है, दोनों चीज ह और विसर्ग। इसके बाद है फ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो फ का दंतोष्ठ भी है और ओष्ठ भी है, तो पहली प्राथमिकता दंतोष्ठ में हो जाएगी और द्वितीय हो जाएगी ओष्ठ में। तो ये तो जो अपना कंफ्यूजन था कि बहुत सारे उच्चारण दो दो जगह आ रहा है, तो किस हिसाब से फिर सोल्व करना आप लोग प्रश्न, तो इस प्रकार से अगर आता है तो प्राथमिकता किसको देनी है वो आपको देख सकते हो। आगे अब वायु हवा लगने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, वायु या हवा लगने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उसमें अल्पप्राण और महाप्राण है। अब अल्पप्राण क्या है, तो उच्चारण में वायु कम लगती है। उच्चारण में क्या होता है, अल्पप्राण में वायु कम लगती है। कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जो पांचों वर्ग है उसका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये तो होते हैं अल्पप्राण। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर। ठीक है, ये किसमें आते हैं, अल्पप्राण में, और कुल मिला के हो जाते हैं 30। इसके बाद आगे है महाप्राण। महाप्राण में उच्चारण में वायु अधिक लगती है। ठीक है, इसमें अल्पप्राण में कम लगती है, इसमें ज्यादा लगती है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, यहाँ तीसरा पांचवा है और बच्चा कौन सा, दूसरा चौथा। अंतस्थ आ गए, यहाँ बच्चे कौन से, तीनों स और ह उष्ण व्यंजन। ठीक है, तो ये महाप्राण में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आता है वर्ग का, और इसमें आता है महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, मतलब हर प्रत्येक वर्ग का, और उष्ण व्यंजन आ जाएंगे, इसमें अंतस्थ आ जाएंगे और सभी स्वर आ जाएंगे अल्पप्राण में। ठीक है, तो ध्यान रखना सभी स्वर अल्पप्राण में भी आते हैं। आगे है फिर स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्र में जो कंपन होता है उसके आधार पर भी व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। वो कौन से हैं, तो घोष और अघोष। घोष को सघोष भी कहते हैं। घोष का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। उच्चारण में कंपन पैदा होता है। क्या है इसकी विशेषता है कि इनके उच्चारण में कंपन पैदा होता है और इन्हें मृदु व्यंजन भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है मृदु व्यंजन। किसको, घोष कह लो, सघोष कह लो या फिर मृदु व्यंजन कह लो इनको। अगला है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है इसमें, किसमें, घोष में, और अंतस्थ व्यंजन आते हैं, य, र, ल, व, ह आता है और सभी स्वर आते हैं। और आपको ध्यान रखना है अल्पप्राण में भी अपने सभी स्वर पढ़े और घोष में भी अपने सभी स्वर पढ़ रहे हैं, तो इसका भी आगे मैं क्लियरिफिकेशन बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना है कि घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। अब आगे अब अघोष। ठीक है, क्या बताया था मैंने इसमें आपको,
हाँ, घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। इसके बाद है अघोष। अघोष जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है, ठीक है। घोष में कंपन होता है, उसमें कंपन नहीं होता है। इन्हें कटु व्यंजन भी कहते हैं। घोष को मृदु व्यंजन कहते हैं और इनको कटु व्यंजन भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है और तीनों श आते हैं इसमें। किसमें? अघोष के अंदर, ठीक है। आगे अब जैसे स्वर होते हैं, अब इस प्रकार प्रश्न आते हैं, अपने जाना है कि अल्पप्राण भी होते हैं और घोष भी होते हैं। तो यहाँ प्राथमिकता आपको घोष को पहले देनी है। किसको देनी है? घोष को पहले देनी है और अल्पप्राण को बाद में देनी है। दोनों में आ रहे हैं स्वर वैसे, पर आपको अगर प्रश्न आते हैं दोनों ऑप्शन है तो घोष को प्राथमिकता पहले देनी है। आगे संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त स्वर भी पढ़ते हैं, चार थे वो, वैसे वैसे संयुक्त व्यंजन भी थे, ये भी चार है। क्ष क्षत्रिय वाला, क और श से मिलकर बना है, और इसका विशिष्ट रूप लिखेंगे तो अ स्वर यहाँ आ जाएगा, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं जिसमें अ मिला हुआ है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी पूरा विशिष्ट लिख सकते हो और इस प्रकार भी लिख सकते हो, और ऑप्शन में आता आपको कौन सा वैसे देख के आपको इसमें सही करना है। फिर त्र है तो त और र और फिर अ स्वर लिख दो। ज्ञ है तो ज और इ और अ, ठीक है। इसके बाद है श्र। श्र में श, र और अ मिला हुआ था, ये ज्ञ, ठीक है। और श्र में श, र और अ मिला हुआ है। तो ये तो हो गया अपने संयुक्त व्यंजन जो चार है, और संयुक्त स्वर चार हो गए। और आपको कोई पूछता है कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो 8 होते हैं टोटल, 4 स्वर और 4 व्यंजन। अब आगे देखते हैं। अब र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है नोट? र 4 प्रकार से लिखा जाता है। र के लिखने के 4 तरीके हैं। पहला तो र आप ये लिखते हो र, फिर ये जैसे क्रम लिख रहे हो आप वो, फिर कर्म लिख रहे हो मान लो ऊपर रेफ वाला, अगर मान लो ट्रक लिख रहे हो तो ये र, मतलब 4 रूप में र लिखते हैं अपने इन चारों रूपों में। आधा र रेफ बोला जाता है, जो आधा र है उसको रेफ कहते हैं, तथा पूरे र को क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं। आधा र रेफ हो गया और पूरा क्या हो गया? पदेन हो गया। अब र ये हो गया पूरा, फिर जो रेफ वाला है वो आधा है, मतलब 3 र तो अपने पूरे लिखते हैं, जो रेफ वाला है ये इसको रेफ वाला र बोलते हैं, ये आधा होता है। र ये पूरा हो गया। जैसे ये कर्म अगर मैं लिखते हूँ क के ऊपर रेफ लगा है तो इसमें र आधा हो गया और ये क हो गया। फिर क्रम वाले में क आधा हो गया, र पूरा हो गया। और ट्रक लिख रहे हैं, ट्रक में ट आधा हो जाएगा और र पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कभी कभी र की मात्रा ही बोलते हैं, बाकी ये रेफ है, र को आधा रूप रेफ कहलाता है। और ये तीनों 1, 2 और 3 ये र के क्या इसमें, इनमें र के पूरे रूप है। तो आज हमने व्यंजन के बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी देखी। मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।